हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम एजाज सैयद है और मैं मौजूद हूँ इस वक्त साजिद तारड़ साहब के हमरा जो कि वाशिंगटन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। साजिद तारड़ पाकिस्तान में उस वक्त ज़्यादा मंजर आम पर आए जब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई, बल्कि उनकी कैंपेन शुरू हुई। तो साजिद तारड़ उस वक्त फ्रेंड्स मुस्लिम फ्रेंड्स ऑफ ट्रंप इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग साजिद तारड़ साहब से उस वक्त मुतारफ हुए। साजिद तारड़ का ताल्लुक ओरिजिनली पाकिस्तान में मंडी बहाउद्दीन से है। पंजाबी हैं और ये अमेरिका में गए आज से कमोबेश 30 साल पहले। वहाँ पर इन्होंने कारोबार किया, मेडिकल के शोबे में अपना बिजनेस करते हैं और वहाँ की पॉलिटिक्स से भी बड़े लिंक्ड अप रहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुशीर भी रहे हैं और उनकी जो पहली कैंपेन थी और उनकी दूसरी कैंपेन थी उसमें भी साथ है, अभी भी साथ है। साजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माई प्लेजर, थैंक यू सो मच एजाज साहब। मैं बल्कि आपके देखने वालों को ये भी बताना चाहूँगा कि एजाज साहब हम आपका ह्यूज फैन ऑफ योर्स। You have always justified journalism. That's very impressive, and I'm honored and I'm humbled to be here today. सो ऑनर्ड। साजिद भाई, मैं आपसे 3-4 मौज़ूआत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अमेरिका में बड़ी लॉबिंग कर रही है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चाह रही है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं उनके ऊपर असरअंदाज हुआ जाए अमेरिका के ज़रिए। एक तो इस मौज़ू पे बात करनी है। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान-अमेरिका ताल्लुकात, ज़ाहिर है हम इसको डिस्कस करेंगे और अमेरिका में इंतखाबात होने जा रहे हैं। ट्रंप साहब अपनी कैंपेन कर रहे हैं और आप भी उनके साथ कैंपेन में हैं। तीसरे नंबर पे आपसे बात करेंगे हम हिंदुस्तान का। आपने दौरा किया, कमोबेश 4 दौरे कर चुके हैं और अभी रिसेंटली लास्ट वीक गालबन आप अमेरिका में थे। तो हम इन 3-4 मौज़ूआत के ऊपर आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मेरे ख्याल में हम बात करते हैं, हिंदुस्तान से शुरू करते हैं। ये बताइए कि ये जो हिंदुस्तान में आप गए हैं, तो क्या पैगाम लेके आए हैं अमेरिका के लिए और पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एजाज साहब आपको बताना चाहूँगा कि मेरे 4 दफ़ा दौरे हुए तकरीबन 20 साल के इस पीरियड के अंदर। उसमें ज़्यादातर दौरे जो मैं किसी डेलीगेशन के हिस्से के तौर पे गया, ट्रेड डेलीगेशन के हिस्से पे उसके साथ गया। इस दफ़ा भी मैं एक डेलीगेशन का हिस्सा था और उसमें मेरे 2 ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा पहला ऑब्जेक्टिव तो भारत और यूएस रिलेशनशिप होते हैं। दूसरा, अल्टीमेटली I'm a पाकिस्तानी अमेरिकन, और मैं एक वाहिद पाकिस्तानी हूं जो पिछले मुसलसल 10 साल से पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को ये बता रहा हूं कि भारतीय इन्फ्लुएंस जो है, भारतीय डायस्पोरा, बल्कि मैं उनको आजकल भारतीय टेक्नोक्रेट्स कहता हूं, कि वो वाशिंगटन डीसी में उनका असर रसूख क्या है और आप क्या कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं। मैं मुसलसल बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अफसोस के साथ ये कहूंगा कि दे हैव नेवर टेकन मी सीरियस, दे हैव नेवर टेकन दिस इशू सीरियसली। मैं एक पाकिस्तानी, क्योंकि अच्छा, मैंने एजाज साहब, मेरे इंट्रोडक्शन का हिस्सा ये भी है कि आई एम अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट। मैं सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस पढ़ता रहा हूँ और 2 दफा लॉ स्कूल गया हूँ। मैं अमेरिका में भी लॉ स्कूल मैंने किया और पाकिस्तान में भी। और बहसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरक्की का सीक्रेट या पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपने नेबर्स के साथ रिलेशनशिप बेहतर करे और ट्रेड शुरू करे, बिलखसूस भारत के साथ। और दूसरा, उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि भारत हैज इस वक्त द राइज ऑफ इंडिया। मैं उसका आई विटनेस भी होकर भी आया हूं और मुसलसल रिसर्च भी उस पर करता हूं। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि मेरा यहाँ पे मेरी पार्टनरशिप है अमेरिका के अंदर। द जेंटलमैन इज ओरिजिनली तो वो पाकिस्तान से ही है, लेकिन 1947 दे वेंट टू इंडिया। सिख है, जसदीप सिंह उनका नाम है। माई फ्रेंडशिप विद देम सिंस लास्ट 30 ईयर्स। और उसकी वजह से मैं अक्सर ये भी कोड करता हूं कि पूरे दिन में से आधा दिन मैं भारत के साथ, भारतीय न्यूज के साथ या उनके ट्रेड के साथ होता हूं, और उसके बाद आधा दिन मैं पाकिस्तान और अमेरिका में होता हूं। इस दफा जो मैं गया हूं, और मैं बल्कि इसकी एडवोकेसी बड़े अरसे से कर रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड शुरू किया जाए। और मेरा मेरा एक और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, एजाज साहब, मैं पिछले 30-35 साल से वॉशिंगटन डीसी एरिया में रहता हूं। इस वक्त जो डॉक्टर जयशंकर फॉरेन मिनिस्टर हैं, ही हैज सर्व्ड हियर इन द एम्बेसी एज अ डीसीएम और उसके बाद एज एन एम्बेसडर। उससे पहले और अल्टीमेटली आई हैड एक्वेंटेंस विद देम। और इस वक्त जो हमारे रीसेंट इमीडिएट भारतीय एम्बेसडर थे, तरनजीत संधू साहब, who has gone back and he is contesting an election from
Amritsar with on the BJP ticket पे. He has served here as a DCM and as an ambassador at the same time. और मैं ना सिर्फ इन दोनों के साथ बल्कि वॉशिंगटन डीसी में जो डिप्लोमेटिक सर्कल्स हैं, I have been very active there at the same time. Bahsite as a political student of political science and as a part of the legal community in DC area. तो उसमें मेरा जी 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 करिए, प्लीज कंप्लीट करिए बात। एजाज भाई, जो मैं सबसे बड़ी बात ये बताना चाह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है और मैं आई एम वर्किंग ऑन इट सिंस लास्ट एटलीस्ट 10 years कि किसी ना किसी तरीके से पाकिस्तान और भारत को नजदीक लाके ट्रेड के ऊपर बात की जाए, चाहे आपके रिलेशनशिप जैसे भी हों उनके साथ। उसकी सबसे बड़ी मैं सपोर्टिंग आर्गूमेंट है ये मेरा कि आज आपको पता है लद्दाख एरिया, उस एरिया के अंदर भारत ने अपने ट्रूप्स डिप्लॉयड किए हैं, लेकिन चाइना के साथ रिलेशनशिप उनके चल रहे हैं। चाइना और अमेरिका कोल्ड वॉर में जा रहे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन ट्रेड अपनी जगह पे है। और पाकिस्तान की इस वक्त इन्फ्लेशन और उसकी डूबती इकोनॉमी, मैं समझता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल टू सॉफ्टन अप द बॉर्डर फॉर द ट्रेड लेंस के साथ। तो उसका मैं सबसे बड़ा एडवोकेट रहा हूं, आज भी हूं। और मेरे इस दौरे का एक सबसे बड़ा हिस्सा ये भी था कि मैं जाके दोबारा एक फीलर लेकर आऊं कि भारत, हाउ सीरियस द भारत इज टू स्टार्ट अ ट्रेड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान। अच्छा साजिद भाई, भारत की सीरियसनेस के ऊपर या पाकिस्तान की सीरियसनेस के ऊपर हम बात करते हैं, लेकिन जो एक सबसे बड़ी चीज़ है जो हमें नज़र आती है कि भारत दुनिया में माशी तौर पे तेज़ तरीन तरक्की करने वाले ममालिक में पहले नंबर पर है। 8.2% उनकी ग्रोथ है। अमेरिका में गालबन 2.2 है गालबन, मैं अगर गलत हूं तो मुझे दुरुस्त करिए। 2.1%। तो आप कैसा देखते हैं भारत को? अब आप अपनी आंखों से देख के आए, मुझे भी इत्तेफाक हुआ, पिछले साल जुलाई में मैं इंडिया में था। तो मैं चाह रहा हूं कि आपने बहैसियत एक अमेरिकन पाकिस्तानी कैसे देखा भारत की तरक्की को? एजाज साहब, सबसे बड़ा सीक्रेट जो मैं समझता हूँ इस वक्त, दो तीन रीजंस मैं बताना चाहूंगा आपको। देखें, आज से कुछ अर्सा पहले आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया के अंदर नेशनलिस्ट मूवमेंट्स चली थी, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब की मूवमेंट भी नेशनलिस्ट थी, अमेरिका फर्स्ट नेशनलिस्ट। उसके बाद ब्रिक्सेट हुआ है, उसके बाद मैक्रा आए, सबसे उनकी पार्टी 2-3 साल पुरानी थी, यंगेस्ट फ्रेंच प्रेसिडेंट। उसके बाद अरब स्प्रिंग आया, उसके बाद मोदी साहब आए। सारी ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स जो थी सारी खत्म हो गई, लेकिन मोदी साहब की पॉपुलैरिटी आप आज भी देख सकते हैं। उनका स्लोगन है 400 सीटों का, उनका स्लोगन है आज का उनका इलेक्शन में। तो उसमें अगर देखा जाए तो भारत की तरक्की का सीक्रेट दो है। एक उनका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और दूसरा जो मोदी साहब ने उनको नेशनलिज्म का जो उन्होंने स्टेरॉइड दिए हैं इस वक्त, मिडिल क्लास। दो चार चीजें, मिडिल क्लास का पढ़ा लिखा होना और फिर मिडिल क्लास का नेशनलिस्ट होना, ये इस वक्त जो है उनके वो ये जादू जो है सर चढ़ के बोल रहा है। उसको मैं आई विटनेस करके आया हूं। उसको चंद्रयान देख लें आप, उसको अयोध्या देख लें आप, उनका सूरज के ऊपर सैटेलाइट देना, उनका उसके बाद स्पेस स्टेशन बनाना, उसके बाद आप देखें इस वक्त के आईफोन का वहां चले जाना, उसके बाद आप देखें कि वो अपने तेजास जहाज वहां बना रहे हैं, सबमरीन्स वहां बना रहे हैं। रशिया से एक तरफ तो अमेरिका से वो ले रहे हैं सारी टेक्नोलॉजी, और उसके साथ वो फ्रांस जो है उसके साथ सबमरीन्स भी बना रहे हैं। फिर वो आप देखें तो जिस तरीके से वो उनकी नेवी आज, अगर मैं बताऊं, रेड सी एक बहुत बड़ा इशू है। वहां पे भारतीय शिप्स जो हैं कैरियर ज्यादा हैं वर्सेस अमेरिका। तो आप ये देख लें उनकी ग्रोथ। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा सीक्रेट है मिडिल क्लास का तालीम याफ्ता होना और मिडिल क्लास जो है उनका नेशनलिस्ट होना। और उसके बाद दूसरी चीजें मैं समझता हूं कि मोदी साहब इज अ टीम बिल्डर। उनको पता है कि हाउ टू प्ले द गेम, हाउ टू प्ले एज ए पॉलिटिशियन। टीम इकट्ठी करके लॉ एंड ऑर्डर को संभालना, चीजों को मैं समझता हूं कि रिमार्केबल। याद साहब, मैं समझता हूं कि तरक्की के लिए जब आप इकोनॉमी की बात करते हैं, इकोनॉमी सिर्फ वहां ग्रो करती है जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, वरना जहां लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा वहां लोग इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं जाएंगे, लोग भागेंगे बल्कि वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर। तो उसमें मैं ये खुद अपनी आंखों से देख कर आया हूं। मैं दो चीजें मेंशन करना चाहूंगा। जो तीसरा पॉइंट मेरा ये है, 1960 में अमेरिका की जब तरक्की हो रही थी तो उसमें उस वक्त यहाँ इन्होंने अपने हाईवेज का और नए एयरपोर्टों के जाल बिछा दिए थे।
आज वो जाल अमेरिका में नहीं बिछाए जा रहे। अफसोस के साथ मैं कहना चाहूंगा, आज मैं जब भारत जाता हूं तो मैं हाईवेज और नए एयरपोर्टों का जाल देख रहा हूं। अभी मैं रिसेंटली वहां पे था तो मुझे पता चला ऊपर उत्तर प्रदेश, यूपी के अंदर 6 नए एयरपोर्ट बन रहे हैं वहां पे। और उसके बाद मैं देखता हूं तो अमृतसर का अपना एयरपोर्ट है, जयपुर का अपना एयरपोर्ट है। एक एक स्टेट के अंदर, एक एक शहर के दो दो एयरपोर्ट है। दिल्ली में अब नया एयरपोर्ट बन रहा है वहां पे। बल्कि मैंने इस वक्त जो मैं तीन लेंस के साथ देखने की कोशिश की भारत को, मैंने भारत को कंपेयर मिडिल ईस्ट के साथ किया, भारत को मैंने अमेरिका के साथ कंपेयर करने की कोशिश की, तो उसमें भारत लीडिंग पोजीशन में मुझे नजर आया है। मैं एजाज साहब, एज ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं जब एयरपोर्टों पे जाता था तो मैं एयरपोर्टों से अंदाजा लगा लेता था कि लोकल इकोनॉमी क्या होगी, लोगों के कपड़ों से, उनके बिजनेस लॉन्जों से, उनकी एयरलाइंस के हालात से। इस वक्त अगर आप देखें तो तैयारों के सबसे बड़ा जो ऑर्डर है वो भारतीय एयरलाइन का है, जो उनकी अपनी प्राइवेट एयरलाइन है। इस वक्त अगर देखा जाए तो उनके एयरपोर्टों के हालात में देखता हूं, बिजनेस लॉन्जेस में जहां भी मैं जाता हूं, चाहे मिडिल ईस्ट, यूरोप हो, उसमें सबसे ज्यादा भारतीय बैठे होते हैं इस वक्त। उनके पास पैसा है, उनके पास चीजें हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं उसमें मजीद ये बताना चाहूंगा एजाज साहब आपको कि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट के और गूगल के सीईओ जो दोनों भारतीय हैं, दोनों जब भारत का उन्होंने दौरा किया, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा इस वक्त भारत में 5 मिलियन कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं। और इन दोनों ने, सीईओज ने वादा किया है कि इस एक साल के अंदर अंदर वो 1 लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेशलिस्ट बनाएंगे। तो आप देख लें फिर आप इस वक्त दुनिया किस साइड पे जा रही है, और भारत किस तरीके से दे आर डिटरमिन्ड टू टेक द इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा साजिद भाई, आपने ये सारी बातें की, ये सारी बातें अपनी जगह बड़ी अहम है, लेकिन एक बात मैं चाहूंगा कि वो भी जरूर हमसे शेयर करें। कुछ चीजें मैं देख के आया था, लेकिन मैं चाहता हूं चूंकि आप रिसेंट आए हैं, तो ये बताइए कि वहाँ की जो बिजनेस कम्युनिटी है वो कितनी ग्रो की है। मेरे ख्याल में जब आप वहां पर थे तो अंबानी की शादी भी उन्हीं दिनों में हो रही थी। मुझे नहीं पता आप अटेंड कर पाए या नहीं कर पाए, या आप वहां पे इनवाइटेड थे या नहीं थे, लेकिन आपने को फील ली कि बिजनेस कम्युनिटी कितनी ग्रो हुई है वहां पे। देखिए, एक एलिगेशन लगती है भारत के ऊपर कि जो पैसा है सिर्फ वो चंद हाथों के ऊपर चंद लोगों के पास है। ये मैं बिल्कुल डिस्कस मैंने किया, बल्कि आज डिस्कस नहीं किया। जब भी मैं भारत की इकोनॉमी को देखता हूं, सोचता हूं, तो जब मैं अपने जो बिजनेस कम्युनिटी, इंडियन बिजनेस कम्युनिटी है, उनके अंदर दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट दैट डिस्कस अबाउट इट, कि चंद लोगों के पास अभी रिसेंटली वहां पे सेमीकंडक्टर के जो चिप्स बनाने की फैक्ट्री भी लग रही, वो भी गुजरात में लग रही है। ज्यादातर जो बिजनेसमैन है ज्यादा गुजराती हैं। ज्यादातर लोग समझते हैं कि इसमें नेपोटिज्म हो रहा है कि, और जो ज्यादातर चीजें नहीं, गुजरात वो के। नेपोटिज्म तो एक अलग इशू है, लेकिन कहने का नहीं, मतलब है कि नहीं, मैं बिजनेस वही बात कम्युनिटी कर रहा ग्रो था कि करती है तो आम आदमी तो ग्रो करता है ना, एम्प्लॉयमेंट आती है, ये भी तो एक है। उसमें देखिए दो चीजें मैं उसमें मेंशन, बल्कि मैं एजाज साहब आपसे शेयर करूंगा, 2-3 पिक्चर्स आपको भेजूंगा, वो आपने अपने देखने वालों को हमारे सेगमेंट के साथ उसमें लोगों से शेयर करें। जो चीजें मैं देख रहा था उसमें कि मैंने दिल्ली में, चंडीगढ़ में गया, मैं इंदौर गया, उसके बाद मैं अमृतसर गया। मैं आपको एक चाय वाले खोखे की, मैं मुझे चाय का बड़ा शौक है एजाज साहब, तो मैंने मेरे जो साथ दोस्त थे उनको मैंने कहा, यार मुझे वो ढाबे की चाय पिलाना जो स्ट्रॉन्ग चाय होती है। ये जब हम चंडीगढ़ में थे, दिल्ली के अंदर थे जब, तो हम चाय देख रहे थे, तो एक बच्चा, उसके पास पूरा ठेला भी मौजूद नहीं था दिल्ली के अंदर, वो 2-4 ईंटों के ऊपर रख के वो चाय बना के बेच रहा था। तो लाइन लगी थी, लोग उससे चाय ले रहे थे। जो मैंने सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखी कि उसके साथ यूपीआई का साइन लगा था। वो कैश नहीं रिसीव कर रहा था बच्चा चाय लेने में, चाय बेचने में, ऑनलाइन यूपीआई पेमेंट से, हो रही है ऑनलाइन। और ज़ाहिर उसके है बाद टैक्स भी आ रहा था। टैक्स पे आ रहा था। उसके बाद मैंने वहां पे एक शॉपिंग के लिए मैं गया, तो हैंडीक्राफ्ट की जगह खवातीन दूसरी स्टेटों से आके हैंडीक्राफ्ट्स बेच रही थी, ठेले लगे थे बाहर। मैं दोनों तस्वीरें आपके साथ शेयर करूंगा, आप प्लीज लोगों को दिखाइएगा। दोनों, हर उनके पास यूपीआई उस पर इस्तेमाल कर रहे थे। उसके बाद जब मैं कंपेयर करता हूं, मैं जब दिल्ली एयरपोर्ट पे गया हुआ बिजनेस लॉन्च के अंदर, दे हैड जिम इनसाइड, दे हैड स्लीपिंग पार्ट्स इनसाइड। और जो सबसे ज्यादा मैं मेंशन करना चाहूंगा, कस्टमर सर्विस जो चीजें थी अमेरिका, मैं बल्कि अफसोस के साथ मैं चीजें ये मेंशन करना चाहूंगा। मैं पहली दफा, मैं 35 साल मुझे हो गया अमेरिका में रहते हुए,
ईच टाइम में जब इवन देन आई वेंट टू यूरोप, मैं रशिया गया, चाइना गया, जब भी मैं वापस आता था तो मुझे अमेरिका खूबसूरत लगता था। मैं हमेशा दोस्तों से कहता था कि यार मुझे 35 साल में एक दिन भी मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं आया जिस दिन मैंने कहा हो कि आई मेड द रॉन्ग डिसीजन टू कम टू यूएस। मैं पहली दफा 35 साल में आया हूं जब मैं डलस एयरपोर्ट वॉशिंगटन डीसी उतरा हूं। मुझे मेरी आंखों ने, दिमाग ने कहा कि तुम 50 साल पीछे आ गए। मैं अच्छा। कहां से फ्लाई करके आया? मैं दुबई से फ्लाई करके आया हूं, मैं दिल्ली से फ्लाई करके आया, और मुझे लगा है कि मैं 50 साल पीछे आ गया। जो एयरपोर्ट है वो बूढ़ा हो चुका है, कस्टमर सर्विस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, इमिग्रेशन दे वर रूड टू मी। मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देना चाहूंगा कि मुझे इस दफा जब मैं ट्रिप पर था न्यू दिल्ली में, तो मुझे बताया गया है कि जब एयर जहाज उतरता है, लगता है चाहे लोकल हो चाहे इंटरनेशनल हो, उसका सामान 10 मिनट के बाद उसका पहला जो बेल्ट के ऊपर है, पहला सामान का आपका सूटकेस 10 मिनट के अंदर अंदर आना हो, 10 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। और ये उनका असूल है, उनकी एविएशन का, सिविल एविएशन का। और आखिरी पीस जो है वो 30 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। आखिरी पीस 30 मिनट से लेट नहीं होना चाहिए। यहां पे मैं अमेरिका के अंदर आखिरी फ्लाइटों पे कई दफा आया हूं, जहाज आके लग जाता है, अंदर दरवाजा खोलने वाला कोई नहीं होता टनल का, आधा आधा घंटा लोग जहाज के अंदर बैठे रहते हैं। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं आजाद साहब, अमेरिका में क्या हो रहा है। आज से 2 हफ्ते पहले एक जहाज का दरवाजा खुल गया था फ्लाइट उड़ती में, लोगों के कपड़े भी उड़ गए थे, खिंच गए थे, शर्टें उतर गई थी। कल की बात है, कल यूनाइटेड का जहाज सैन फ्रांसिस्को से उड़ा है, फ्लाइट अभी टेक ऑफ किया है, नीचे से टायर उसका खुल गया नीचे से। और कल फॉक्स पे वो चीख रहे थे कि डाइवर्सिटी, ये आजकल यहां पे अमेरिका में ये नहीं जब जॉबें दी जाती हैं कि देखा जाए कि बंदा क्वालिफाई करता है या नहीं करता, डाइवर्सिटी देखी जाती है, उसका स्किन कलर हैज बिकम द मेरिट, साजिद भाई, उसकी जो बेसिकली क्वालिफिकेशन नहीं। आप जो बात कर रहे हो, आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका ज़रा एक वक़्त तक और अभी भी दुनिया पे रूल कर रहा है इकोनॉमी की वजह से बहुत सारी चीज़ों पर। लेकिन अब पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड होती जा रही है। वो फरीद ज़करिया ने किताब भी लिखी थी, लेकिन फरीद ज़करिया ने उसमें चाइना का ज़िक्र किया था पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड में। तो आप ये कह रहे हैं कि पोस्ट अमेरिकन वर्ल्ड जो आ रही है, उसमें इंडिया एक बड़े प्लेयर के तौर पे आ रहा है। बेसिकली आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल, मैं दो चीजें उसमें, मैं एजाज साहब, मैं चाइना के बारे में बड़ी मेरी काफी मैं पढ़ता हूँ, चीजें देखता हूँ, चाइना में बिजनेस में करता रहा हूँ। चाइना वाकई दो, भारत में और चाइना में कुछ चीजें बड़ी मुश्तरक हैं। मुश्तरक ये है कि चाइना ने भी पिछले तकरीबन 20 से 30 सालों में रैपिडली तरक्की की। उसमें उनकी तरक्की के सीक्रेट क्या थे? तरक्की का सीक्रेट ये था, एक तो वन पार्टी रूल थी, दूसरा वो अमेरिका का जो हमारा सिस्टम है उसको अब्यूज करते रहे हैं, हमारी पेटेंट चोरी करके टेक्नोलॉजी, उसको डुप्लीकेशन में उन्होंने बड़े रैपिडली तरक्की की है, बड़े शॉर्ट पीरियड के अंदर। और लेकिन उसमें सस्टेन इसलिए नहीं कर रहे, एक तो कोविड को ब्लेम आप कर सकें। इस वक्त जो दुनिया के बड़े बड़े सीईओज हैं वो डर चुके हैं। उन्होंने क्यों डर गए हैं? क्योंकि वो पहले सारे एग्स एक बास्केट में रख के हर चीज चाइना से सैंपल करा रहे थे। वो इस वक्त वहां से लोग भाग रहे हैं, सीईओज दे आर। सबसे ज्यादा जो बिजनेस इस वक्त निकल के गया वियतनाम में गया है, दूसरा थाईलैंड गया है और तीसरा चाइना में गया, भारत में गया है। इस वक्त जो सीईओज हैं पूरी दुनिया के, दे वांट टू डाइवर्सिफाई। तो चाइना को इस चीज का धचका है। बल्कि भारत में एक चीज मुसलसल वो बिजनेस कम्युनिटी जो है उसको मजाक उड़ाती है, वो कहते हैं व्हेन चाइना स्लोज इंडिया ग्रोज। तो इस वक्त, और दूसरा जो एक तो ये चाइना का प्लस था, भारत की तरक्की का सीक्रेट है 1990 से सारी तरक्की हुई है। 1990s को आप हिसाब लगा लें, 1990s में उनके पास बिल्कुल पाकिस्तान वाले हालात थे, उनके पास फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल नहीं था। मनमोहन सिंह और वाजपेयी और दूसरे उनके रिसेंट जितने उनके वजीर आजम हैं, दे अग्रेसिवली हैव टेकन वेरी टफ डिसीजंस, और जहां पे आज वो खड़े हैं, उसकी ये दो चीजें बड़ी मुश्तरक हैं कि बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर उन्होंने बड़ी तरक्की की है, कैचअप किया है। लेकिन उसमें जो एजाज साहब, मैं एक चीज आपके देखने वालों से शेयर करना चाहूंगा। हैदराबाद के एक हाई स्कूल में पिछले दिनों में एक हाई स्कूल, पब्लिक हाई स्कूल, उसकी रियूनियन हुई है, और दुनिया के 3 स्ट्रॉन्गेस्ट जो लोग हैं उन पे गए उसमें, हैदराबाद के हाई स्कूल में। एक अजय बंगा, वर्ल्ड बैंक के सीईओ जो है वो गए, दूसरा वहां पे गूगल का सीईओ, तीसरा आपके माइक्रोसॉफ्ट के। तीनों के जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पढ़े हैं, तीनों एक पब्लिक हाई स्कूल से हैदराबाद से पढ़े हैं। दूसरा अफसोस के साथ, मेरी ख्वाहिश नहीं थी कि मैं इस चीज का इजहार करूं, लेकिन आपके साथ एक जरूर चीज शेयर करना चाहूंगा। आप कभी इस चीज पे रिसर्च करें, आप अपनी कैबिनेट डिवीजन में चेक करें, आपका हर सेक्रेटरी, हर डिपार्टमेंट का इज फॉरेन क्वालिफाइड।
क्योंकि आप जब भी 19-20 ग्रेड में अफसर जाता है, सीएसएस अफसर, उसको आपके खून पसीने की कमाई से बाहर पढ़ने के लिए भेजा जाता है। लेकिन 400 साल पुरानी यूनिवर्सिटियों की डिग्रियां उन पे काम नहीं कर रही। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बनाया था नेहरू ने और मौलाना आजाद ने। आज वो दुनिया पे रूल कर रहे हैं, लेकिन आप नाकाम तरीन हैं। आपका हर डिपार्टमेंट जो है बैंकरप्ट हो चुका है, और उसको चलाने वाला जो है वो हार्वर्ड का और ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है। मेरे लिए खुद ये लम्हा फिक्रिया है। मैं इस चीज को नहीं, इस पजल को सॉल्व नहीं कर सका कि क्या बात है कि आपके ऊपर तालीम काम नहीं कर रही और वहां से बच्चे उठ के आ रहे हैं, पूरी दुनिया को टेक ओवर कर रहे हैं। ये मेरे लिए नहीं, ये तो साजिद भाई, ये तो बड़ी तकलीफदेह बात है। और आप देखें ना कि अभी जो टाटा की जो बिजनेस वैल्यू है वो पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी से बड़ी हो गई है। अंबानीज की शादी में माइक्रोसॉफ्ट के जो सीईओ वो वहां पर पहुंचते हैं, दुनिया के जो टॉप लोग हैं वो वहां पर पहुंचते हैं। तो ये तो चीजें अनफॉर्चुनेट हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इसमें मैं परेशानी मेरे लिए इसलिए है कि हमारा डीएनए सेम है। मैं बल्कि न्यू दिल्ली में गया था, मैं जब गया था तो मैंने किसी से बात की कि मेरा मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है कि यहां से 150 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है। दुनिया बिल्कुल रिवर्स गियर में जा रही है मुसलसल। और 76 साल हो गए हैं, मेरे आज कान तरस रहे हैं कि मुझे कोई बंदा ये बताए कि फलां शख्स इसको बचाएगा, फलां सिस्टम इसको बचाएगा। आप यू आर ब्लीडिंग। आप पाकिस्तान इज इन एमरजेंसी राइट नाउ, एमरजेंसी। और उसको हार्ट अटैक है पाकिस्तान को, उसकी सारी शरियाने बंद हैं और कोई उसकी ओपन हार्ट सर्जरी के लिए तैयार नहीं है। मेकअप कर रहे हैं उसका, बिल्कुल ये जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसका मेकअप कर रहे हैं। जो हार्ट पेशेंट होता है उसको उसकी ओपन हार्ट सर्जरी करते हैं एजाज साहब, उसकी आंखों के उसका फेशियल नहीं करते, फेशियल नहीं करते अच्छा, ये उसको बताइए, हर जी ये मैं I agree with you. अफसोस। What you are saying, I totally agree with you. मुझे ये बताइए कि इंडिया में आप होके आए तो ज़ाहिर है आपका प्रायोरिटी नंबर 1 तो अमेरिका है, जिसके शहरी यहाँ। ज़ाहिर है पाकिस्तान से भी आपका ताल्लुक है। तो पाकिस्तान के लिए क्या पैगाम है? अमेरिका राजी है, हिंदुस्तान राजी है पाकिस्तान से बात करने के लिए? मोदी साहब के इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद हम कोई उम्मीद रखें या ना रखें? नहीं, उम्मीद रखनी चाहिए। मैं बल्कि मैंने आई डिस्कस दिस थिंग विद मेनी फ्रेंड्स इन वॉशिंगटन डीसी, और बल्कि वहां पे भी मैंने, और देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद स्ट्रांग इन्फ्लुएंस, दे आर इंटरेस्टेड इन, वो इंटरेस्टेड हैं कि पाकिस्तान से डायलॉग किया जाए, पाकिस्तान से बात की जाए। बल्कि उसमें मैं और आफ्टर इलेक्शन आई एम वेरी होपफुल, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इलेक्शन के बाद दे विल बी अ विंडो, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, एंड आई वांटेड टू प्ले अ रोल इन दैट मैटर ऑफ फैक्ट कि किसी तरीके से पाकिस्तान के साथ चीजें सॉफ्ट हों ट्रेड के हवाले से बिलखसूस, ताकि जो इन्फ्लेशन है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर 38%, 40%, गरीब लोगों को उसमें रिलीफ आ सके। तो क्या देखते हैं, हिंदुस्तान क्या समझता है कि पाकिस्तान में भी सदर आसिफ अली जरदारी हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, और ज़ाहिर है पाकिस्तान आर्मी भी ट्रेडिशनली हिस्टोरिकली एक रोल रहा है पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस में। तो जनरल आसिम मुनीर हैं, तो वो इन तीनों शख्सियात को कैसे देखते हैं कि विल दे ट्रस्ट दिस चेन ऑफ लीडरशिप? उसमें एजाज साहब, उसमें बाजवा साहब हैज टेकन सम स्टेप्स और डायलॉग और चीजें, बाजवा साहब को मैं क्रेडिट दूंगा। ही वाज वेरी विजनरी आर्मी सोल्जर। उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, अनफॉर्चुनेटली चीजें कॉन्क्रीट नहीं हो सकी उसमें। इस वक्त जो मैं वहां से होके आ रहा हूँ, इस वक्त शहबाज शरीफ साहब का दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना, मोदी साहब ने मुबारकबाद भी दी है। मुझे वहीं पता था इस चीज का कि शहबाज दे आर लुकिंग फॉरवर्ड, मैटर ऑफ फैक्ट दे आर चीजें गॉड विलिंग इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के बाद चीजें बेहतर होंगी। आप देखेंगे कि आइस विल मेल्ट फ्रॉम समवेयर को बात डायलॉग कहीं ना कहीं से शुरू होगा। दे आर इंटरेस्टेड इन सम ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल। मैटर आप जरा मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्च के पहले हफ्ते में वहां पर थे? जी, मैं मार्च के पहले हफ्ते में था। जी जी। मैं और 4 दिन का दौरा था मेरे ख्याल में आपका? नहीं, मेरा 7 दिन का था ट्रिप। उसमें मैं 10 दिन, लेकिन 2 दिन मैं मिडल ईस्ट में भी रहा हूँ। उसमें मेरी कुछ मीटिंग्स दुबई और अबू धाबी में थी। और उसके बाद ये कि मैं शॉर्ट पीरियड में काफ़ी कोशिश की वहाँ चीज़ें। मैं दोबारा एजाज साहब जा रहा हूँ मई में वहाँ पे। मुझे आई हैव इन्विटेशन टू डिलीवर अ लेक्चर ऑन in Indian Institute of Management and कुछ और यूनिवर्सिटियों में। May I will be going back there talking about geopolitics and geoeconomics, जो कि मेरे दोनों फील्ड है। ये मेरा बिजनेस का एक्सपीरियंस है और दूसरा मेरा MBA भी है यहाँ से। तो मेरा this is business and politics, this is my bread and butter, this very dear to my heart.
अच्छा साजिद भाई, एक ख्याल हिंदुस्तान में तो ये है कि पाकिस्तान के साथ बात करें, और बड़ा बड़ा विजिबल है, बड़ा पॉजिटिव बात है। लेकिन कुछ ख्याल जो है, वो एक ख्याल ये भी है कि पाकिस्तान से बिल्कुल बात ना की जाए, यानी कि हम बिल्कुल पाकिस्तान से दरवाजे बंद कर लें। तो डोमिनेट क्या लगता है करता हुआ कि मोदी साहब इलेक्शन जीतने के बाद अपनी लेगेसी बनाएंगे, पाकिस्तान से बोल्ड स्टेप लेंगे बातचीत करने के लिए, या वो ख्याल डोमिनेट कर सकता है जिसमें कहा जाएगा कि पाकिस्तान से बिल्कुल बात ना की जाए? क्योंकि आप जयशंकर साहब की रेफरेंस आपने दिया, तो जयशंकर साहब की जो क्रिटिसिज्म है वो बड़ा बड़ा विजिबल है अबाउट पाकिस्तान। बिल्कुल। उसमें देखें, दो चीजें हैं। मोदी साहब, यहाँ ये जरूर जेहन में रखना चाहिए कि मोदी साहब इज अ प्राइम मिनिस्टर हु केम टू पाकिस्तान। इवन नो देन डाउट। आरएसएस का उनके ऊपर है, उनके ऊपर हिंदुत्वा का एक उनके ऊपर एलिगेशन लगाया जाता है, लेकिन ये केम टू पाकिस्तान। इन्होंने अपनी पॉलिटिकल इक्विटी जो है वो काफी स्टेक पे लगा के वो पाकिस्तान आए। लेकिन गिले शिकवे उनके उस साइड्स पे हैं, लेकिन बेबी स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें यू नेवर बर्न द ब्रिजेस। आप कोई ना कोई डायलॉग शुरू रखते हैं। मैंने जिस आप मिसाल दी है कि आज लद्दाख में सामने सामने खड़े हैं, कई दफा वो झड़पें भी हो चुकी हैं, लेकिन ट्रेड टेक प्लेस। मैं इस चीज के हक में हूं कि ट्रेड जारी रहना चाहिए, बाकी मसाइल अपनी जगह पर खड़े हैं। अवाम तो सफर ना करे। अब इस वक्त जो चीज है एजाज भाई, चीजें इंडिया से दुबई जाती हैं, दुबई से पाकिस्तान आ रही, तो उसमें अगर सोचा जाए तो फायदा तो पाकिस्तान का। अगर ट्रेड इस वक्त आपको ट्रेड की जरूरत है, भारत को ट्रेड की जरूरत नहीं है। आपको उनके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की जरूरत है, उनको आपके साथ रिलेशनशिप बेहतर करने की जरूरत नहीं है। आपको भी उसमें कुछ स्टेप्स लेने होंगे फ्यूचर में। और I'm very hopeful, I'm very optimistic in this regard कि पाकिस्तानी स्टेक होल्डर जो है दे आर कंसिडरिंग दिस थिंग एज वेल, मेरे ख्याल। अच्छा अच्छा, ये देखिए आपने जल बाजवा का जिक्र किया और आपने कहा कि जल बाजवा ने बड़े स्टेप्स लिए थे जो आगे नहीं बढ़ सके। तो अभी इंडिया में क्या थिंकिंग है जल आसिम मुनीर के हवाले से, और हमारी फौज और इंटेलिजेंस के हवाले से कि क्या वहां पे ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमारी फौज और इंटेलिजेंस अब समझती है कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात बनाए, या अभी वो समझते हैं कि यहाँ पे मुख्तलिफ सोच है? देखें, इस वक्त अगर देखा जाए तो ना सिर्फ भारत बल्कि सारी दुनिया ही, एजाज भाई, इस वक्त परेशान है पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से। जिस तरीके से आपके खासकर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर, जो आपके केपीके के अंदर जो दहशत गर्दी है बिलखसूस, उसमें लोगों के कंसर्न है। और एक कॉन्सेप्ट ना सिर्फ इन इंडिया के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर है कि आप यू आर नॉट पोलिटिकल स्टेबल। और उसमें अब मेरे ख्याल में चीजें बेहतर होंगी। आपकी नई असेंबली जो है वो हैज कम इन, नई कैबिनेट आएगी, अब पता चलेगा नेक्स्ट फॉरेन मिनिस्टर बनता है वो कौन बनेगा, क्या किस किस्म के स्टेप्स लिए जाते हैं। ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करेंगी टू 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 नॉट ओनली टू इंडिया, टू द एंटायर वर्ल्ड के व्हाट यू वांट, आप किस साइड पे जाते हैं। इस वक्त अगर देखा जाए तो अफसोस, अभी तक आप यू आर आइसोलेटेड राइट नाउ। आपके ना सिर्फ हालात भारत से, आपके ईरान के साथ भी ठीक नहीं है, अफगानिस्तान के साथ ठीक नहीं है, चाइना भी नाराज है। लेकिन आप अक्रॉस अटलांटिक यू आर ट्राइंग टू ड्यू टू द IMF और समथिंग, आप अमेरिका के कैंप में यू आर वेरी क्लोज। हमारे मिलिट्री आर्मी जनरल साहब का दौरा बड़ा ठीक रहा है अकॉर्डिंग टू द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। लेकिन उसमें अफसोस के साथ ये है एजाज भाई, हमारे क्योंकि हमारी इकानमी ठीक नहीं है, उसकी वजह से हमारी फॉरेन पॉलिसी, जहां से भी पैसे आने होते हैं वो हमारी फॉरेन पॉलिसी उसी साइड पे टिल्ट करती है। आजकल सिंस यू आर वेटिंग फॉर द IMF, तो आप आजकल अमेरिका के आगे पीछे हैं। पहले CPEC के हवाले से आप चाइना के आगे पीछे थे। लेकिन इसमें मैं, जो मेरी पर्सनल ख्वाहिश है वो ये कि इस वक्त देखा जाए तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू इस वक्त दहशत गर्दी और करप्शन है। और लेकिन अभी तक उसको किसी ने फिक्स करने की कोशिश नहीं की है। आप IMF से 8 बिलियन की बजाय 10 बिलियन ले लें। बिलियन आपके पहले भी बहुत गए हैं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में पैसे लाना बड़ी बहादुरी नहीं है, उन पैसों को वहां रोकना, उस पैसों को असली जगह पे जाना जो है वो सबसे बड़ी बहादुरी होगी। वो पता नहीं कौन करेगा, मेरी समझ से ये बात है। अच्छा साजिद भाई, यहाँ पर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म क्लियर हो गए, सदर आसिम जरदारी बन गए, और ये भी बड़ा क्लियर हो गया कि नए जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो इसहाक डार होंगे जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे। तो आप कैसा व्यू करते हैं इसहाक डार साहब को एज फॉरेन मिनिस्टर? देखिए, अगर जाती तौर पे मुझसे पूछें तो इसहाक डार साहब, मैं उनकी, मेरी नजर में अगर पूछा जाए, उनकी सारी एजुकेशन तो इकोनॉमिक्स की है।
और दूसरा एज ए इकोनॉमिक भी उन्होंने पाकिस्तान को पिछले दिनों में जो वो थे वो 12 महीने के लिए, उसमें देखें कि उन्होंने कोई मेरे ख्याल में ही वाज नॉट एबल टू टेक एनी सिग्निफिकेंट मूव टू सेव पाकिस्तान। अब पता नहीं हाउ ही विल हैंडल द फॉरेन ऑफिस, उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से उनकी क्या एक्सपर्टीज हैं। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रेडिक्ट समथिंग, लेकिन भारत के हवाले से तो ये पोर्टफोलियो इज रिलेटेड टू डिफेंस। मेरे ख्याल में वो इसहाक डार साहब विल बी नॉट अ गुड पर्सन टू टॉक ऑन दैट रिगार्ड। अब यूएस के हवाले से भी इस वक्त अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में तो आसिम मुनीर साहब का दौरा जो है आइडेंटिफाई मैनी थिंक कि यूएस विल बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग टू द समबडी एल्स मैटर। अब देखें, जिस तरह मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक हाइब्रिड सिस्टम है, द एंटायर वर्ल्ड इज कंफ्यूज हु टू टॉक विद, हु इज द रियल। उसमें थोड़ा सा ये भी जरूर बताना चाहूंगा, पिछली दफा जो दौरा हुआ था उसका इमरान खान साहब का साथ बाजवा साहब का आना, उससे काफी चीजें क्लैरिफाई हुई थी फॉर अमेरिकन मैटर कि हु इज द रियल स्टेक होल्डर, किससे बात की जाए। इसमें कंफ्यूजन है अभी तक, अगर देखा जाए टू इन द यूएस सर्कल्स, और भारतीय सर्कल में भी कंफ्यूजन है कि सिस्टम इज हाइब्रिड एंड हु इज द रियल पर्सन, हु इज द रियल डिसीजन मेकर मैटर ऑफ फैक्ट। तो उसमें वो तो काफी हद तक मेरे ख्याल में इस बात की क्लैरिटी भी है। हमें अच्छा लगे या बुरा लगे कि हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट जो है वो उसका एक सेंट्रल रोल है इस सारे मामले में। मेरे ख्याल में उस वाले तो कोई इबाम नहीं है, वो तो एस्टैब्लिशमेंट है। बिल्कुल, तो उसमें ये उसका देखें, यही मेरा आंसर हो सकता है कि इसहाक डार साहब फिर उसमें आप कितने मौसर हो सकते हैं पॉलिसी बनाने में, या कितने लोग उनको कितना सीरियस लेंगे। अल्टीमेटली मैं उसी आंसर की तरफ आ रहा था जो आपने खुद ही फरमा दिया है कि इसहाक डार साहब का दो कंट्रीज बिलखसूस इंडिया और अमेरिका के इसमें जो है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल अदा नहीं कर सकेंगे, और उसमें वो कर सकते भी नहीं है जब तक आपकी इकोनॉमी ठीक ना हो, जब तक आप अपने पांव पे खड़े ना हो तो फॉरेन पॉलिसी कुछ भी नहीं होती। फॉरेन पॉलिसी आप कुछ भी नहीं हो, आप हमेशा हैंडीकैप होते हैं, क्योंकि जहां से पैसे आते हैं साथ उनकी टर्म्स भी आती है। अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा साजिद भाई, ये इस वक्त अमेरिका में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। इलेक्शंस हो रहे हैं अमेरिका में, और नवंबर में पता लग जाएगा कि क्या बाइडेन साहब ओवल ऑफिस में रहेंगे या ट्रंप आ जाएंगे। अच्छा, और वो जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नजर आ रहा है कि वो शायद लीड पे हैं या कम से कम पॉपुलर हैं। तो अगर इस प्रोजेक्शन के ऊपर जाया जाए तो डोनाल्ड ट्रंप ऑफिस में आते हैं तो किससे वो बात करना पसंद करेंगे, शहबाज शरीफ साहब से या जनरल आसिम मुनीर से? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा आपको जो फंडामेंटल्स हैं डेमोक्रेट पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के, ये व्हाट आर देयर पॉलिसीज आर, व्हाट आर देयर मैंडेट्स, जिसको समझा जाता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब का डॉक्ट्रिन ये था कि अचीविंग पीस थ्रू स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? पेंटागन होता है। ये रिपब्लिकन फिलॉसफी है कि पेंटागन को स्ट्रॉन्ग करना है, आर्मी को स्ट्रॉन्ग करना है। जब उसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो फिर उसके साथ फॉरेन पॉलिसी को स्ट्रॉन्ग किया जाता है, या फॉरेन पॉलिसी ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग हो जाती है जब पेंटागन स्ट्रॉन्ग। जब पेंटागन को स्ट्रॉन्ग किया जाता है तो अपने एलाइज को देखा जाता है, अपना अमेरिकन इंटरेस्ट फॉलो किया जाता है, उसको देखा जाता है। अब उस पे जब जाएगा तो आपने देखा होगा कि जितने रिपब्लिकन प्रेसिडेंट आए उनके हमेशा पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप अच्छे रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की जियोग्राफिक लोकेशन, योर बॉर्डर विद चाइना, योर बॉर्डर विद अफगानिस्तान इज योर फॉरेन पॉलिसी। तो उसको जब वो विजिट करते हैं, जो अल्टीमेटली जब डोनाल्ड ट्रंप साहब उसको विजिट करेंगे, फिर दोबारा पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस को सामने आएगी, तो उसमें वो रिलेशनशिप दोबारा बेहतर होंगे। या ये जरूर बताना चाहूंगा कि डेमोक्रेट पार्टी थी, उसमें सबसे ज्यादा ड्रोन अटैक पाकिस्तान के ऊपर ओबामा पीरियड में हुए। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो एजाज साहब, मैं आपके देखने वालों को थोड़ा सा एजुकेट करना चाहूंगा कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की सारी कैबिनेट जो है वो ओबामा हैंड पिक्ड है सारी। टोनी बिल्कन, जैक सुल्वन, उसके बाद ऑस्टिन लॉयड, ये सारे के सारे ओबामा के शागिर्द हैं सारे। ओबामा साहब अमेरिका की एस्टेब्लिशमेंट को पिछले 12 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं। जब एक इंसान फर्दे वाहिद जब एक एस्टेब्लिशमेंट को 12 साल चलाता है, ही बिकम्स वेरी पावरफुल। इस वक्त आपने देखा होगा कि 3 साल जमहूरियत सोई रही है बिल्कुल अमेरिका के अंदर। जो ही डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी कैंडिडेसी डिक्लेयर की और उनके पोल सामने आए हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है उसके पीछे उनके पड़ गया है, अभी उनके पीछे पड़ गई।
बल्कि मुझे इत्तेफाक हुआ है, एक हफ्ता मैंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ गुजारा न्यू हैम्पशायर के अंदर, तो वो बार बार स्पीच जहां देते थे वो कहते थे कि मेरे ऊपर इस वक्त अल कपोन, जो कि बहुत बड़ा एक गैंगस्टर था अमेरिका में शिकागो से, अल कपोन से ज्यादा केसेस है मेरे ऊपर, 91 केसेस है। तो ये दर हकीकत अगर देखा जाए, और मैं साथ ये कोड करना चाहूंगा, इलॉन मस्क ने अगले दिन एक ट्वीट किया है, उसमें भी उन्होंने कहा है कि दुनिया के हर कंट्री के अंदर गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट पावरफुल होती जा रही है। दिस इज एन इंटरनेशनल फिनोमेनन, इट्स नॉट एन अमेरिकन स्टोरी। हर कंट्री के अंदर, और उसमें अथॉरिटेरियनिज्म आता जा रहा है, उसके अंदर पॉपुलरिज्म इज ग्रोइंग। तो ये सारी चीजें, इट इज, दीज आर द चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी राइट नाउ। इसमें अगर जी जी लेकिन कथा कलामी, लेकिन इसमें जो डोनाल्ड ट्रंप है वो तो खुद भी पॉपुलिस्ट है, और इमरान खान साहब भी हमारे यहाँ पॉपुलिस्ट हैं, अगर ये देखा जाए पॉपुलिस्ट कॉमनैलिटीज भी हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन अच्छा, उसमें जो चैलेंजेस और हैं, लेकिन चैलेंज आगे उनसे क्या आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट का आ रहा है। इशू ये है, देखिए यहां भी अगर आप उसको कहें कि तो एस्टेब्लिशमेंट है, जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। उसके बाद आप देखें एफबीआई क्या है, एस्टेब्लिशमेंट है। दूसरा, अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट उनको जो रोकने की कोशिश बैलेट से कर रही थी, वो भी एस्टेब्लिशमेंट है। कौन है वो? अपॉइंटेड जजेस हैं। हमारे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो होता है, अपॉइंटेड होता है हर स्टेट का, वो उनको बैलेट से हटाने की कोशिश कर रहा है। अनइलेक्टेड रूलिंग एलीट है, एस्टेब्लिशमेंट है। तो तो उसमें आप आप जी जी तो आप समझते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप है, वो जो अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट है उसको शिकस्त देकर ओवल ऑफिस में आने में कामयाब हो सकते हैं? हाउ स्ट्रांग इज डोनाल्ड ट्रंप? इट इज, इस वक्त अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस ही इज स्ट्रांग इन द पोजीशन। उसकी दो वजूहात है। डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा टूल, जो सबसे बड़ा उनका टूल है, वो जो बाइडेन की अपनी परफॉर्मेंस है। आप देखें कि जो बाइडेन के पीरियड के अंदर फॉल ऑफ काबुल हुआ है, सबसे बड़ा इनका फॉरेन पॉलिसी का ब्लंडर। 18-18, 20-20 सालों की बच्चों की डेड बॉडियां उठा के ये रात के अंधेरे में भागे हैं। इट इज स्टिल हंटिंग देम। आर्मी इज डिमोरलाइज्ड। इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आप देख लें, मैं यहाँ पे आपके देखने वालों को मजीद एजुकेट करना चाहूंगा, बर्नी सैंडर, जो कि यहाँ के हमारे अमेरिकन एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रह चुके हैं, वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। उन्होंने अगले दिन अपने स्पीच में कहा कि गाजा की जंग का पैसा भी अमेरिका दे रहा है, हथियार भी अमेरिका दे रहा है, लेकिन इसराइल अमेरिका की बात नहीं सुन रहा, नहीं सुन रहा। तो ये हालात आप समझते हैं कि अगर ट्रंप आते हैं तो वो इसराइल को अमेरिका की बात सुनने पर मजबूर करेंगे और रोकेंगे, जो गजा में जो कुछ हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेंगे? नहीं, उसमें देखें, उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब नहीं रोकेंगे। मैं बिल्कुल क्लैरिफाई करना चाहता हूं। लेकिन जो दुनिया के दूसरे, जो यूरोप भी इस वक्त अमेरिका की बात नहीं सुन रहा है, चाइना भी नहीं सुन रहा है, उसके में रशिया भी नहीं सुन रहा है। वजह क्या है? वजह यह है कि उन्होंने बराक ओबामा को टेस्ट कर लिया था। इस वक्त जो हमारा इस वक्त बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इज वेरी प्रेडिक्टेबल। डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट प्रेडिक्टेबल, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इज अ लीडर। लोग उसको लीडर समझते हैं, वो समझते हैं कि ही इज स्ट्रॉन्गर देन एस्टेब्लिशमेंट। ही इज द डिसीजन मेकर। वो डिसीजन बनाएंगे, डिसीजन करेंगे। नॉर्थ कोरिया को आप देख लें, उसने एक मिसाइल टेस्ट नहीं किया था जब डोनाल्ड ट्रंप थे। जब डोनाल्ड ट्रंप वॉज इन पावर, किसी एक कंट्री के अंदर भी कोई नया कॉन्फ्लिक्ट शुरू नहीं हुआ था। आज आप देख लें, अब हर चीज, हर तरफ आग लगी हुई इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर। रेड सी जल रहा है, गाजा जल रहा है, अफ्रीका सूडान जल रहा है। आप देख लें, यूक्रेन के हालात देख लें, देखें, बल्कि यूक्रेन जाकर सूडान में जंग में कूद चुका है जाकर रशिया के खिलाफ। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप आ जाते हैं वहां पर अमेरिका में पावर में, और फर्ज कर लें कि अमेरिका की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो शिकस्त खाती है, तो ये खुद अमेरिकी अवाम के लिए कोई इतनी अच्छी खबर तो नहीं होगी, क्योंकि अमेरिकी एस्टैब्लिशमेंट अल्टीमेटली अवाम पे तो इन्फ्लुएंस करती है, और अगर वो एस्टैब्लिशमेंट शिकस्त खाती है तो वन मैन रूल आ जाएगा ना फिर तो। नहीं, वन मैन रूल, उसमें देखें दो चीजें, मैं बताने की कोशिश करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का स्लोगन क्या है? अमेरिका फर्स्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन। नेटो में जो पैसे लोग नहीं ये देते थे नेशनलिज्म का नारा लगा के तो पॉपुलिस्ट लीडर अमेरिका, बनते हैं ना। बिल्कुल, डेफिनेटली ही इज अ नेशनलिस्ट। ही इज अ नेशनलिस्ट। और बल्कि अब जरूरत है इस चीज की कि, देखें, जरूरत है इस चीज की कि अमेरिका अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे तवज्जो दे। अमेरिका इस वक्त, अब मुझे ये बताएं, $106 बिलियन कांग्रेस से लेके पैसा ये गाजा की और यूक्रेन की जंग के लिए, ये अगले दिन कांग्रेस से अप्रूव करा रहे। अमेरिका के अंदर इकोनॉमी के हालात आप देखें, पिछले 25 साल में मैंने नहीं देखा अमेरिका के अंदर कोई नया एयरपोर्ट बना हो। मैंने नहीं देखा पिछले 25 सालों में इन्होंने कोई नई हाईवे बनाई हो। अब वो मैं बताता हूँ वो किधर जा रहा है, मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन अच्छा, ट्रंप जब थे आखिरी दफा पावर में, तो उन्होंने जंग बंद करने की बात की थी, खुद अफगानिस्तान में भी और बाकी जगहों पे भी। ये तो खुद ट्रंप साहब कहते थे ना कि जंग बंद करिए, ठीक बिल्कुल, है।
अमरीकी फौजियां वापस आने का एक्चुअली ऑर्डर तो उन्होंने दिया था। बिल्कुल तो ठीक। अब मुझे ये बताएं कि क्या अगर ट्रंप आ जाते हैं तो जो जंग है वो गजा में बंद हो जाएगी, इसराइल और ये गजा का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेहतर होगा कोई? नहीं, मुझे थोड़ा सा वो मैं एक्सप्लेन करने दें कि अफगानिस्तान की जंग का डिफरेंस, वहां से इनखला करने का जो डिफरेंस क्या था डोनाल्ड ट्रंप का और जो बाइडेन का। सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि डोनाल्ड ट्रंप बटग्राम एयर बेस को रखना चाहते थे। चाइना चाइना के पास वो अपने ट्रूप्स को रखना बगराम चाहते बगराम थे। एयर बेस। बटग्राम वो एयर बेस रखना चाहते थे और तालिबान एग्री कर चुके थे उसमें। नंबर वन डिफरेंस ये है। दूसरा सबसे बड़ा डिफरेंस ये था कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एयर सपोर्ट जो है वो सबसे आखिर में बंद करना चाहते थे। जो बाइडन ने सबसे पहले एयर सपोर्ट बंद कर दी थी, जिसकी वजह से जितने जो अफगानी फौज थी वो सारी भाग गई थी। और दूसरा, करप्शन सबसे बड़ी पीक पे जा रही थी। गोस्ट सोल्जर थे, अमेरिका से पैसे लिए जा रहे थे, फाइलों में झूठे नाम लिख कर चीजें कर रहे थे। तीसरा, सीआईए की जो अपने प्रोडिक्शंस थी उनकी इंटेलिजेंस फ्लोर थी। और तीसरा, इस वक्त सीआईए की इंटेलिजेंस फेलियर हर जगह पे हो रही है। इराक में भी फेल हुई है, यूक्रेन में भी फेल हो रही है, अफगानिस्तान में भी फेल हो रही है। अच्छा, उसमें एक तो दो डिफरेंस मैंने आपको ये बताया। तीसरी आपको बात मैं बताना चाहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप आके गाजा की जंग को बंद नहीं करेंगे। या मैं ये भी मैं बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप इज द प्रेसिडेंट जो कि जिन्होंने अमेरिकन एम्बेसी जो थी वो यरूशलेम में शिफ्ट कर दी थी, विच आई वाज नॉट इन फेवर ऑफ। मैं उस पर मैंने प्रोटेस्ट किया था, मैंने उसको उसके फेवर में नहीं था वो। दूसरा, उसमें जो मैं चीजें मैं बताना चाहूंगा कि क्या होगा कि अमेरिका जो करेगा, जो कहेंगे वो करेंगे, ये होगा। और दूसरी उसमें बात ये थी कि अब मैं अफगानिस्तान की छोटी सी मिसाल लेता हूं। बराक ओबामा दौर के अंदर अफगानिस्तान में जब भी किसी अफगानी को पकड़ा जाता था तो उसमें कहा जाता था इसको मोरंडा राइट्स पड़ेंगे, इसको बताएं इसके राइट्स क्या है। आर्मी जनरल ओपनली कहते थे कि हमारा एक हाथ पीछे बांध के ये जंग कराते हैं हमारे से। डोनाल्ड ट्रंप जब आते हैं तो वो फौजियों के दोनों हाथ खोल के जंग लड़ाते हैं। तो और दूसरा ये है, आप देखें कि किस बोल्ड तरीके से उन्होंने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया, इस्तेमाल किया था, किस तरीके से। मुझे आज याद है कि यहां से एक अमेरिकन फर्म थी, उन्होंने कहा था कि हम अपना प्लांट उठा के मैक्सिको लेके जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप, मुझे एग्जैक्टली पता है, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा था कि तुम प्लांट जाके मैक्सिको में चीजें मैन्युफैक्चर करोगे, मैं तुम्हारे ऊपर इतना टैरिफ लगाऊंगा कि तुम वापस चीजें अमेरिका में इंपोर्ट नहीं कर सकोगे। तो नेशनलिज्म दर हकीकत ये चीजें होती। अब मैं वर्ल्ड ट्रेड उसकी ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूं। आप देख लें कि सबसे ज्यादा फंडिंग उनकी अमेरिका करता है, लेकिन दे आर वर्किंग विद चाइना, वो चाइना के साथ काम करें। तो अच्छा दर अच्छा, ये साजिद भाई, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे मौजूद हैं। मुझे ये बताइए कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अपनी कैंपेन में कैलिफोर्निया में थे, उन्होंने एड्रेस किया, उन्होंने इमरान खान साहब का बड़ा हवाला दिया कि इमरान खान बड़े हैं। तो इमरान खान साहब जब पावर में थे, ट्रंप से मिले भी थे, तो कैसा ताल्लुकात थे ट्रंप की जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके इमरान खान साहब के साथ? देखें, एक तो मैं करेक्शन ये करना चाहूंगा कि वो कैलिफोर्निया के अंदर जो उन्होंने वो स्टेटमेंट दी थी वो किसी फंड रेजिंग में दी थी उन्होंने, और पॉलिटिकल थी, किसी पॉलिटिकल डोनर के कहने पे वो चीजें की थी। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है वो दूसरे कंट्री के लॉ एंड ऑर्डर चीजों के अंदर इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल, वो बिल्कुल नहीं करता वो, ये बिल्कुल। अब सिर्फ और सिर्फ एडवांटेज ये है खान साहब को, खान साहब यहाँ अमेरिका के दौरे पे आए। बल्कि मैं ये एक और बात बताना चाहूंगा कि कई लोगों ने दुकानदारी इस चीज पे की थी उस दौर के अंदर कि हमारी जैरेड कुशनर के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। कई लोगों ने दुकानदारी की। और लेकिन मुझे पता था एग्जैक्टली कि कितने रिलेशनशिप हैं, क्या है, कितनी सलाम दुआ है, क्या लेना देना है इनका। लेकिन उसमें मैं ये बताना चाहूँ, डोनाल्ड ट्रंप इज अ पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन जरूर होगा। अब मैं उसमें ये भी बात बताना चाहूंगा, लोगों को ज्यादातर पता नहीं इस बात का। अगर आजाद साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप साहब जीते थे इलेक्शन, आई हैड टू यूज द इन्फ्लुएंस टू कन्विंस हिम टू टॉक टू नवाज शरीफ साहब। ही वाज द प्राइम मिनिस्टर दैट टाइम। जिलानी साहब यहाँ उस वक्त एम्बेसडर थे इन यूएस के अंदर। उनकी बात हुई थी, तो उस बात के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप साहब की बात बड़ी अच्छी हुई थी उनके साथ। बल्कि बाद में वो हमारी पाकिस्तानी साइड ने उसको डिस्क्लोज किया था, और उसमें बल्कि दे वर अपसेट कि व्हाई दे डिस्क्लोज। तो उन्होंने भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब इज अ गुड लीडर। अल्टीमेटली उन्होंने तो गुड लीडर ही कहना होता है। खान साहब का, जब खान साहब आए होंगे तो हमारे किसी एड ने लिख के दिया होगा कि ही इज अ वर्ल्ड कप विनर और सारा कुछ, उसका ये मतलब थोड़ी होता है कि वो पर्सनल उसका दोस्त बन गया, वो उसका यार दोस्त बन गया। किस तरीके से, आप मुझे, मैं एक छोटी सी मिसाल लेता हूं, आप इसी को देख लें, रिवर्स करके देख लें।
आज शहबाज शरीफ साहब कहें कि जी 6 जनवरी के जो लोग आप यहाँ पे 18-18 साल की सजाएं दे रहे हैं उनको जेलों से निकाल दें, इज इट पॉसिबल? 9 मई के नहीं, 6 जनवरी के, आई एम सॉरी। ठीक है। अगर शहबाज शरीफ साहब कहें कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका में, हाँ, 6 अमेरिका जनवरी के के जो 6 लोग थे जनवरी की बात। आप उनको निकाल दें, तो इज इट पॉसिबल? मेरे ख्याल पॉसिबल, ये इज नॉट पॉसिबल। सो दर हकीकत मैं आप बल्कि मैं बताना चाहूंगा एजाज साहब, मुझे कई पीटीआई के हलकों के से ये अप्रोच किया जा रहा है to meet Donald Trump, to convey the message of Imran Khan और ये और वो. This is not how American politics work. This is not how it works. तो उसमें अगर खान साहब आ भी जाते हैं तो उसमें मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब को कोई रिलीफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दिलवाएंगे वो या करेंगे इस तरह का काम। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं तो शायद वो इमरान खान के लिए ना गुड न्यूज होगी ना बैड न्यूज होगी। उसमें मैं ये जरूर कह सकता हूं कि प्रेशर जितना इस वक्त लॉबी यहाँ पे पैसा बहुत लगाया जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं, बल्कि मुझे इतराज है इस चीज पे, दुख इस बात का एजाज भाई, काश के पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए लॉबी करते, काश पाकिस्तानी कभी एहतजाज यहां करते तो पाकिस्तान के लिए एहतजाज करते। मुझे दुख है आज इसी बात का, और काश पाकिस्तानी अगर कुछ हिम्मत करते तो यहां लोकल पॉलिटिक्स में हिस्सा लेते। पाकिस्तान का एक भी कांग्रेसमैन मौजूद नहीं है। न्यूयॉर्क में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है पाकिस्तानियों की, एक काउंसिलमैन तक नहीं है पाकिस्तानी, एक काउंसिलमैन। इस वक्त अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी हर शहर के अंदर 3-3 ग्रुप है पीटीआई के, 4-4 ग्रुप हैं इनके नून लीग के, 5-5 ग्रुप हैं पीपल्स पार्टी के, सारा दिन एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, सारा दिन एक दूसरे के खिलाफ सोशल मीडिया पे पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन दुख है मुझे, ना वो इंटीग्रेट करने की कोशिश करते हैं, ना वो अमेरिका का हिस्सा बनने की कोशिश करते हैं, ना वो अच्छा पाकिस्तानी बनने की कोशिश करते हैं। मेरी समझ से बाहर है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, मैं अब उसको पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं कहता, मैं उसको कहता हूं रिलीजियस कल्ट है, क्योंकि खान साहब का नाम इमरान खान से चेंज करके उन्होंने मुर्शद कर दिया। तो एक मुर्शद, तो ये क्या, ये ड्रामा मेरे समय, मैं आई विश के पाकिस्तान के लिए कुछ करते वर्सेस के एक सियासी पार्टी के लिए। अच्छा, ये बहुत सारे पाकिस्तानियों ने खतूत लिखवाए हैं कांग्रेसमैन से अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, और अब अमेरिकन कांग्रेस के अंदर ये कोशिश ये भी की जा रही है कि जो पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए हैं वो 8 फरवरी के इलेक्शंस, उनके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रेशर किया जाए पाकिस्तान को। तो आप इस मूव को और फिर आपको पता है ये भी आईएमएफ को खत लिखा गया था पीटीआई की तरफ से, तो आप एज एन अमेरिकन पाकिस्तानी क्या सोचते हैं, ये प्रो पाकिस्तान एक्ट्स हैं जो कि उधर पाकिस्तानी कर रहे हैं, या आप इनको समझते हैं कि ये एंटी पाकिस्तानी एक्ट्स हैं? मेरे ख्याल में एंटी पाकिस्तानी, उसकी वजह मैं बताता हूँ। आईएमएफ ने जवाब दे दिया ना आपको, उन्होंने कहा कि वी आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वी आर नॉट अ पॉलिटिकल ऑफिस। मैं हैरान हूं मैं कि कौन एडवाइजर है खान साहब के, मैं बिल्कुल हैरान हूं इस बात। खान साहब खुद ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, खान साहब का खत बनता ही नहीं था आईएमएफ को, बल्कि इन्होंने पाकिस्तान को डिसरिस्पेक्ट किया, स्टेट ऑफ पाकिस्तान को इन्होंने डैमेज किया, डिसरिस्पेक्ट किया। खत किसी और पॉलिटिकल लिखते ना, किसी पार्टी को लिखते, रिपब्लिकन पार्टी को लिखते भी लेटर, डेमोक्रेट पार्टी को लेटर लिखते भी, देखें जी मैं पॉलिटिकल पार्टी हूं, यहाँ पे मेरे साथ ये ज्यादती हो रही है। आईएमएफ को लेटर लिखना को तुक बनता है? कोई नहीं, पता नहीं किसी ने बताया ही नहीं। दूसरा, मुझे अफसोस है इस बात का, मुझे अफसोस खान साहब पे नहीं है, मुझे अफसोस इस बात का कि वो जेल ही नहीं है। उस जेल के अंदर से इकोनॉमिस्ट को आर्टिकल जा रहा है, उस जेल के अंदर जिम बन चुका है, उसमें सारा दिन दरबार लगता है, उसमें वकील जाते हैं, लतीफे सुनाते हैं, शेर सुनाते हैं सारा दिन। ये जेल है, कौन इसको कहता है जेल? और वहां से पूरा ऑपरेशन सारा चल रहा है वहां से। और 9 मई का अगले दिन जो उन्होंने कोर कमांडर, और उसके बाद जो उन्होंने कहा, अब मुझे ये बताएं, कहते हैं कि 9 मई वालों को सजा, आपका भांजा भी तो उसमें शामिल है भाई, तो पता नहीं, दिस इज नॉट। और तीसरा अफसोस के साथ एजाज भाई, आप कहते हैं ना हमारा पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल आपने प्रोसेस शुरू ही नहीं किया। तीनों की तीनों पार्टियां जो हैं आपकी एस्टेब्लिशमेंट के कोख से पैदा, उनके वतन से पैदा हुई, उनको क्या पता ये पॉलिटिक्स क्या है? ये तो फैमिली एंटरप्राइज है जो एक लूट मार गई। अब खान साहब को हलीमा बाजी जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है उनको, ये तो फैमिली एंटरप्राइज है, इनको सियासत थोड़ी कहते हैं। मैं आपसे ये क्वेश्चन करता हूं, मोदी साहब का जानशीन कौन है? कोई नहीं है। मुझे ये बताया, हसीना वाजिद का जानशीन कौन है? कोई नहीं। हालांकि वहां भी वो फौज है उनके साथ सारा कुछ, लेकिन हमारा तो आप देखें, जुनैद सफदर के लिए भी आप हल्का ढूंढ रहे हैं आप।
But this is not, this is, आप ये मान लें कि ये सियासत नहीं है। अब तो कहा जाता है ये सियासत नहीं, जिहाद है। या तो फिर ये आप जिहाद कर रहे हैं, लेकिन जिहाद अपनी गुर्बत के खिलाफ क्यों नहीं करते? आप जिहाद अपनी जहलियत के खिलाफ क्यों नहीं करते? क्या वजह? अच्छा, आप जाती तौर पे 8 फरवरी के इलेक्शंस को कैसा देखते हैं? आप ये समझते हैं कि बड़े ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हुए हैं? मेरी नजर में आज तक पाकिस्तान में इलेक्शन फेयर हुई नहीं। मैं अगर आप मुझसे इसका 2024 का, मैं तो 2018 के इलेक्शन को भी फेयर नहीं समझता। और मेरा कहना नहीं है, खाकान अब्बासी साहब जो कि खुद अमेरिकन पढ़े हुए हैं और खुद प्राइम मिनिस्टर रह चुके, असेंबली के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा था कि आज तक पाकिस्तान में फेयर इलेक्शन नहीं हुए। ये उनका कोट है। तो फिर ये एक्सरसाइज की जरूरत क्या थी? अच्छा, मेरा और क्वेश्चन है, क्या पाकिस्तान के इलेक्शन पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं? क्या किसी के मुंह से आपने इकोनॉमिक प्लान सुना है किसी सियासी लीडर से? नहीं, तो इसका मतलब ये भी तो नहीं कि मुल्क में मार्शल लॉ लग जाए। नहीं, मार्शल लॉ ना लगे, लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाके पहले पाकिस्तान पांव पे तो खड़ा कर लेना। लेकिन टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट जिस मुल्क में आप रहते हैं, उस मुल्क में तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती है ना। जिस मुल्क में आप रहते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से आगे बढ़ा है। लेकिन आप जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप भी बिल्कुल वही बात करते हैं कि पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन भी तो नहीं ना, मसला तो ये है ना। आपने कितनी दफा कॉन्स्टिट्यूशन फाड़ा है? आपने कितनी दफा उसको जलीलो ख्वार किया पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को? जाज भाई, मैं तो बल्कि इससे ज्यादा कई दफा जज्बाती हो, तो आपने पाकिस्तान बनाया ही नहीं। आपने ये पाकिस्तान, ये कंट्रीज इस तरह चलते जिस तरह आप चला रहे हैं। कहां है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान में पाकिस्तान ही कोई नहीं रहता। जो बच्चा पैदा होते ही लंदन के ख्वाब देखता है वो। मैं जिधर जाता हूं आपके खून पसीने की स्मेल आती। मुझे दुबई में खून पसीने की स्मेल आती थी। आपका टोरंटो, हर फ्राडिया भाग भाग के इस वक्त टोरंटो जा रहा है। प्रॉपर्टी आप जरा आप देखें तो सही, आप कर क्या रहे हैं पाकिस्तान के साथ? दुबई में आप दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टियां खरीदने में, रशियंस के बाद। तीसरे नंबर पर अफगानी है वो। आप इतनी करप्शन। अब मुझे ये बताएं, आज इसका जवाब दें। और बता नहीं ये खबर सच्ची है नहीं। कहते झगड़ा साहब से 18 करोड़ मांगा गया था मिनिस्ट्री देने के लिए सूबा सराज। सुना बड़ी लंबी चौड़ी दिहाड़ी लगी कैबिनेट बनाने के लिए सूबा सराज में। मैं तो यह सुनी बातें कर रहा हूं ना मैं। लेकिन देखें कि सारी दुनिया सुन रही है। सारी दुनिया सुन रही। और आपके इकोनॉमिक, आप जब चीजें देखते हैं उधर से बैठ के, तो आप क्या बड़ा जिम्मेदार किसको समझते हैं? एस्टैब्लिशमेंट को, जुडिशरी को, या पॉलिटिशियंस को? मुझे सारे के सारे सब पे दुख है इस वक्त। अगर देखा जाए तो मैंने जिस तरह शुरू में कहा था एजाज भाई, मेरे कान तरस रहे हैं इस चीज को सुनने के लिए कि कोई मर्दे मोमन आके कहे कि मैं पाकिस्तान बचाऊंगा, मैं सख्त फैसले करूंगा, पीछा हट जो मैं पाकिस्तान बचाना है। मेरे कान तरस रहे हैं इस चीज को। देखें जुडिशरी के हालात, नकवी साहब आप देख लिए आप जुडिशरी पहले लाहौर से सारा कुछ हो रहा था, पेशावर से सारा कुछ हो रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट देख रहे हैं। जब भी कोई बेंच बनता है फॉरेन डिसीजन, लोगों को पहले ही पता चल जाता है इसका डिसीजन क्या होना है। ये जुडिशरी, मेरा मकसद है बल्कि मैं दुख के साथ कहूंगा, मैं खुद लीगल कम्युनिटी का हिस्सा हूं। पीसीएस सिविल जज, 3rd क्लास सिविल जज बनने के लिए 3-4 इम्तिहान देने पड़ते हैं। हाई कोर्ट का जज बनने के लिए किसी का मार रोड पे वकील का 2 दफा सर फट जाओ, हाई कोर्ट का जज बन जाता है। आप अपने जजों की अपॉइंटमेंट तो देखें किस तरह होती है। बल्कि मेरी ख्वाहिश है काजी फैज ईसा साहब लोगों को डिस्क्लोज करेंगे हाई कोर्ट के जज बने किस तरह, सारे किस तरह बनते हैं। आप खुश हैं एजाज भाई? आप जर्नलिस्ट हैं, आप अपनी जुडिशरी की अपॉइंटमेंटों पे खुश हैं, हाई कोर्ट के जजों की? असल में मामला ये ना साजिद भाई, बात ये है कि आप बहुत सारी ऐसी बातें कह रहे हैं जो हम यहाँ पर कहते हैं, ठीक है? तो लेकिन मेरा मकसद ये है कि हम जो गुफ्तगू करें, ज़ाहिर है उसमें प्रॉब्लम्स तो हमारे सिस्टम में है, देयर इज़ उसकी वजह है कि आज हम इधर बैठे हुए हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि इस गुफ्तगू का मकसद निकले कि हमको डायरेक्शन भी दें। ये प्रॉब्लम्स तो हैं, नो डाउट कि वो प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन रास्ता नज़र आ रहा है आपको कोई कि हम कोई बेहतर समत बनाए हुए हैं, या आप समझ रहे हैं कि हम एक रिवर्स गियर ही है और हम खाई में गिरेंगे? अभी तक नहीं। मैं एक ऐसा इंसान हूं कि जो कोशिश करता हूं कि ऑप्टिमिस्टिक रहूं, सोच अच्छी रखूं। मेरी ख्वाहिश थी, मुझे लग रहा था कि शायद आप हमारे नए आर्मी चीफ साहब जो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाएंगे या केयर टेकर अभी कुछ दिनों के लिए, कोई बड़ी अच्छी आएगी, 3 महीने में टफ फैसले करके शायद पाकिस्तान को ट्रैक पर ले आए। लेकिन आई वाज वेरी डिसअपॉइंटेड द मिनट आई सॉ द नेम्स ऑफ देम। फिर उसके बाद मैं नाम उम्मीद हो गया उसके बाद।
अब शहबाज शरीफ, मुझे कल किसी ने पूछा है कि शहबाज शरीफ साहब कैबिनेट किस तरह, मैं कहा पिछली दफा आए थे तो 85 थे इनके कैबिनेट के मेंबर, इस दफा हो सकता है 185 हो। तो इन चीजों से आप तरक्की करेंगे। आप आते ही सबसे पहला फैसला क्या किया उन्होंने, कहा आईएमएफ से पैसे मांगे $8 बिलियन, $8 बिलियन। और फिर नहीं, ये तो हमने मेरा नेगोशिएट करना है। देखिए, नहीं, जो निगरान हुकूमत जिसके बारे में आपने डिसअपॉइंटमेंट का इज़हार किया, यू हैव वेरी राइट टू डू दैट। लेकिन हमने देखा कि निगरान हुकूमत जब आई थी तो जो सूरत-ए-हाल थी इकोनॉमी की और अब वो गई है तो उससे डिफरेंट है। मतलब जो उसमें शमशाद अख्तर साहिबा हैं उन्होंने बड़ा काम किया है प्राइवेटाइजेशन के ऊपर। फवाद हसन फवाद ने बड़ा काम किया है। पीआईए तो ऑलमोस्ट प्राइवेटाइज हो जानी थी अगर इलेक्शन कमीशन ना रोकते तो। तो वो अगले आईएमएफ प्रोग्राम के लिए तो शहबाज गवर्नमेंट को पीआईए को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा। तो आप नहीं समझते कि ये कुछ ना कुछ बेहतरी हुई है, या आप ये समझते हैं कि बिल्कुल कोई बेहतरी नहीं है? देखिए, आईएमएफ को प्लीज करना मुल्क की बेहतरी तो नहीं ना। अगर आपका तो बजट भी आईएमएफ ने बनाना है, और दूसरा आप जो पीआईए की बात कर रहे हैं वो तो कंडीशन है आईएमएफ की कि आप इसको प्राइवेटाइज करें। आप कौन सा अपनी मर्जी से कर रहे हैं? इसीलिए आप, तो अगला प्रोग्राम मिलेगा ना। नहीं नहीं, मुझे ये छोटा सा क्वेश्चन ये पूछना चाहता हूं, एजाज भाई, कर्जे की किस्त देने के लिए कर्जा लेना, इसमें आपको नजर आता है कि यू विल बी रीच समवेयर? आपको पता है आपका टोटल कर्जे 70 बिलियन से ज्यादा है, और आज आप कर्जे की किस्त देने के लिए कर्जा ले रहे हैं आप। और सबसे बड़ा दुख वाली बात यह है कि कर्जा बिलियंस में लेते हैं। कभी किसी को बताया पाकिस्तानी को ये पैसा कहां से आ रहा है, जा किधर रहा है? आज क्यों नहीं ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर आता या कोई फर्दे वाहिद आता कि वो लोगों को सिर्फ ये बता दे, यार ये $70 बिलियन आया था, ये फलां फलां खा गया, ये देखो ये किधर गया 70 बिलियन। आपको पता है कि अफगानिस्तान जंग में आपने कितने करप्शन करके पैसा, कितने डॉलर कंटेनरों में जाते थे, वो किधर किधर गए? पता नहीं। मैं बता रहा हूं एजाज भाई, आप ये हर चीज गवर्नमेंट, अगर ये गवर्नमेंट हल नहीं, देखे ना, हम तो बात अवेलेबल के ऊपर बात करें ना कि मेरे और आपके हाथ में तो नहीं ना कि गवर्नमेंट इन प्लेस कर सके। अब गवर्नमेंट आ गई है, अगर ये गवर्नमेंट हल नहीं तो क्या इमरान खान साहब हल है? नहीं, मैं उसको छोटी सी बात, मैं भारत में जो चीज देखी है ना, भारत में जो चीज आप में और उनमें नहीं है, उन्होंने मुसलसल डेमोक्रेसी प्रोसेस को ऑन रखा है। और वो कहते हैं ना, वोट ही सबसे बड़ा इंतकाम होता है। वो प्रोसेस वहां पे चलता रहा है, उसकी वजह से वो पहुंच गए उस जगह पे। आपके आपके 76-70 सालों में आधे साल तो डिक्टेटरशिप में रहे, फिर वही डिक्टेटरशिप हर चौथे साल वो जमहूरियत के पौधे को उखाड़ के देखती है, ये काम क्यों नहीं कर रहा, फिर जमीन में डाल देती है। इस तरह तो नहीं ना वो चलेगा आगे। फिर उसको आगे चलते हैं, फिर आपके खान साहब से पूछो, कहते मेरे को तो इख्तियार ही नहीं सी। वो दूसरा से पूछे तो वो कहते नहीं जी ये कर गया। अब इसको फिक्स किसने करना है, कौन करेगा फिक्स? अच्छा, पार्टियां आप कहते हैं जी हमने कॉन्स्टिट्यूशन चलाना है, पार्टियां जमहूरियत होनी चाहिए। जमहूरियत सारी की सारी, मुझे ये बताया, ये सारे के सारे एस्टेब्लिशमेंट के उन्होंने पैदा किए हैं, सारे के सारे। भुट्टो साहब जो है अयूब को डैडी कहते थे। नवाज शरीफ साहब के हालात देख लें, जियाउल हक के साथ देख लें, ये जनरल पाशा का देख लें, इनके साथ धरना देख लें, आप पढ़ लें, सारी चीजें सामने आ चुकी। फिर खान साहब खुद कहते थे कि उठा उठा के ये भाई, मेरा तो बजट भी नहीं होना था पूरा, ये तो एजेंसियां लेके आती थी लोग। ये हुकूमतें। और डॉक्टर आमर लियाकत कराची से जीता था, लोग खुद ये हैरान हो गए थे पीटीआई वाले कि ये किस तरह जीत गया यार, इसके तो हमें उम्मीद ही नहीं थी। अब एमक्यूएम वाले को इतनी सीटें मिल गई, लोग सारे परेशान है कि ये क्या हुआ। लेकिन उसमें एजाज भाई, मैं ये कहता हूं, मैं किसी एक बंदे को नहीं कहूंगा कि फलां बंदा बड़ा बुरा है, लेकिन जो भी चला रहा है पाकिस्तान को, है तो पाकिस्तान ही ना। शाम को बैठ के वो सोचता नहीं कि यार कंट्री किधर जा रहा है, ये किस तरह हम आगे इसको लेकर जाएंगे, क्यों नहीं सोचता वो? अच्छा, जो आपकी गुफ्तगू है वो एक जो रिपब्लिकन ट्रेडिशन है उसके बिल्कुल ऐन मुताबिक है कि रिपब्लिकन्स आमतौर पे पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स होती हैं उनको इसी तरह समझती हैं जिस तरह के आपने सोचा, वीक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स कह लीजिए। तो आप जो है समझते हैं कि जब ट्रंप आएंगे तो वो ट्रेडिशन बरकरार रहेगी, तो जो पावर सेंटर है वो पावर सेंटर से ही बात करेगा, पेंटागन जीएचक्यू रिलेशनशिप होगी डोमिनेंट देन स्टेट डिपार्टमेंट विद द फॉरेन ऑफिस? डेफिनेटली। देखिए, दो चीजें मैं बताना चाहूंगा आपको। अमेरिकन जो माइंड सेट होता है, अमेरिकन सिर्फ अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। whoever will be able to deliver it, they will deal with them। मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका के रिलेशनशिप हमेशा पाकिस्तानी डिक्टेटर्स के साथ बड़े अच्छे रहे हैं, क्योंकि दे वर एबल टू डिलीवर इट। इन्हें जमहूरियत नहीं चाहिए। सऊदी अरेबिया में जमहूरियत नहीं है, इट्स एलाय विद देम, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय। और जमहूरियत कोई नहीं है। इजिप्ट के अंदर हालात देख लें कि जमहूरियत जो भी है, वहां सीसी उनके साथ रिलेशनशिप उनके बड़े ठीक है। टर्की के साथ अर्दगान है, उनके रिलेशनशिप उनके साथ भी ठीक है। पाकिस्तान में उनको उनको क्या, वो तो अमेरिका तो देख रहे, मैं एज एन अमेरिकन देख रहा हूं
कि जो बंदा अमेरिकन इंटरेस्ट को डिलीवर करेगा, अमेरिका विल गो विद इट, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह ही होगा आगे। तो इसका मतलब है कि गॉड फॉरबिड अगर कोई डिक्टेटरशिप आ जाती है ट्रंप साहब के दौर में, तो आपकी जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है उसे वेलकम करेगी पाकिस्तान में? डिपेंड करता है ना उसके साथ किस किस्म की डिक्टेटरशिप आती है, और उसका फ्यूचर क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। दैट डिपेंड्स, दैट विल डिफाइन द रिलेशनशिप विद यूएस। नहीं, जाहिर है अगर डिक्टेटरशिप आएगी तो वो उसमें एक नोड तो वॉशिंगटन से भी तो ली जाएगी ना, या वॉशिंगटन को भी तो ग्रीन सिग्नल दिया जाएगा। इसका मतलब है फिर डेमोक्रेसी तो सिर्फ एक जुबानी जमा खर्च हुई है अमेरिका के लिए। जाती तौर पे एजाज भाई मैं बताऊं, डेमोक्रेसी इज नॉट वर्किंग इन द यूएस प्रॉपरली अगर देखा जाए। और दूसरी बात, एज अ बैसीते स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, द प्रॉपर डेमोक्रेसी इज अ फिक्शन, इज अ फिक्शन। ये सिर्फ एक फिक्शन है कि जब आप एक नुमाइंदा चुन लेते हैं, समझते हैं ये फरिश्ता बन गया, अब इसके बाद ये कुछ नहीं करेगा। लेकिन ये कि चीमा साहब यहाँ एजाज भाई, मैं जिस कंट्री में बैठा हूँ 250 साल की हिस्ट्री है जमहूरियत की, एंड इट इज नॉट वर्किंग हियर प्रॉपरली। इसके फ्लॉज हैं। दूसरा ये कि हमने जमहूरियत को रिफॉर्म नहीं किया टाइम टू टाइम। अमेरिका में अब वो क्रैक्स आ रहे हैं जमहूरियत में, फंड रेजिंग है, स्पेशल इंटरेस्ट है, बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस हैं। यहाँ पे देखें ना, कोक ब्रदर्स हैं हमारी, वो निकी हेली को पैसे वहां से आ रहे थे कोक ब्रदर्स से, और बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पैसे देती हैं, फंड रेजिंग आती है, तो दे सर्व देम। मैं कहता हूँ ओरिजिनली अगर देखा जाए तो जमहूरियत इज अ रिच मैंस क्लब। पाकिस्तान में अब मुझे ये बताया ना, जिसके पास 20 करोड़ होगा वही एमएनए बनेगा ना। गरीब आदमी रेडी वाला तो नहीं जा सकता ना एमएनए बन सकता। तो नहीं, इस बार तो बड़े मिडिल क्लास लोग भी एमएलए बन गए। इस बार तो ਉਹ ਤੇ एजाज साहब थड़क के बन गए ना गलती नाल, ਉਹ ਤਾਂ ਆਂਦੇ ਨੇ केले तो स्लिप हो के बन गए ने। ऐसे ऐसे ही। तो जस्ट रैपिंग अप, मुझे ये बताएं कि जो खतूत लिखे गए हैं अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, कुछ रिपब्लिकन्स भी हैं उसमें, कांग्रेसमैन, तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन पाकिस्तान पे दबाव डालेगी कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस है उनकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए? नहीं, मेरे ख्याल में ये एक सिर्फ जिस तरह अब पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जिस तरह हमारे वो लौंडे लपाड़े सारा दिन खुशी के बजाते हैं बाजे कि ओ आया जो इमरान खान ते उल्टा लेना है जो है ना, वो दिस इज जस्ट उनको एंजॉय करने दें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उसकी वजह ये है कि देखें, मैं अफसोस के साथ ये कहूँ, बांग्लादेश में इलेक्शन हुए, अगले दिन अपोजिशन ही नहीं हुआ, तो आपका क्या ख्याल है, अमेरिकन ने उनको रिजेक्ट कर दिया? नहीं रिजेक्ट हुआ। आपको ये बताना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर भी ऑब्जर्वर मौजूद थे इलेक्शन वाले दिन, पाकिस्तान बांग्लादेश में भी ऑब्जर्वर मौजूद थे, इंटरनेशनल कम्युनिटी। दूसरा ये है कि एजाज भाई, दिस इज नॉट अ अमेरिकन प्रॉब्लम। पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है पॉलिटिकली, ये इट्स नॉट एन अमेरिकन प्रॉब्लम। हाँ, अमेरिकन इंटरेस्ट को जो चीजें होंगी उस दिन वो दे विल स्टेप इन। आज अभी तक पीटीआई इज नॉट, या जमहूरियत इज नॉट ऑन द रेड। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, पाकिस्तान इज नॉट ऑन द रेडार ऑफ अमेरिका राइट नाउ। ये अभी आपने जो रिलेशनशिप एंजॉय कर रहे हैं आईएमएफ के और सारी चीजें, इसके पीछे दो चीजें। इसके पीछे एक तो जो भारत के साथ थोड़ा सा जो रिफ्ट बनी है, दूसरा यूक्रेन के अंदर उनको असले की जरूरत है। वो ये दो चार चीजें हैं जिसकी वजह से आप यू आर कमिंग इनटू द गुड बुक्स विद। तो जो सूरत हाल अफगानिस्तान में है, अमेरिका उससे बिल्कुल मुतमिन है? नहीं, उसमें मुतमिन नहीं है, कंसर्न है उनका, और मे बी इन द फ्यूचर ये भी एक सोची जा रही है चीजें। ईरान के साथ जो रिलेशनशिप थे वो भी सामने आ रहे हैं चीजें, इसी दैट इज वन ऑफ द रीजन कि वो आपके साथ भी थोड़ा दे वांट टू कीप द विंडो ओपन, अफगानिस्तान, ईरान और ताइवान के हवाले से। और अगर वो यहाँ पे ये भी बातें हो रही हैं कि दे हैव बीन पुटिंग ऑल द एग्स इन वन बास्केट ऑफ इंडिया। और दूसरा उनको कंसर्न है कि हमने पूरा इनखला करके अफगानिस्तान से, वो भी इट वाज नॉट अ स्मार्ट मूव। उस वजह से भी पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस जो है वो ज्यादा बढ़ चुकी है। तो मुझे रैप अप करते हुए ये बताइए कि जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, जो वहाँ पर ज़रा एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है, वहाँ पे बड़ी तंजीम है अपना वालों की, और भी कुछ तंजीमें हैं, तो ये को मौसर रोल प्ले कर रही हैं फॉर पाकिस्तान के एक बेहतर रोल अदा कर सके पॉजिटिव? क्योंकि पीटीआई वालों का तो आपने बता दिया कि वो तो नेगेटिव रोल प्ले शायद कर रहे हैं। देखिए, अपना के भी ज्यादातर 90% जो डॉक्टर भाईजान है वो सारे के सारे पीटीआई सपोर्टर हैं। अभी तक भी जो लेटर जा रहे हैं सारे जो लिखे जा रहे हैं वो डॉक्टर भाईजान ही पैसे दे रहे हैं, तो वो इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहूंगा एजाज भाई, अपना नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, बड़ी पुरानी। अफसोस के साथ
बहुत पुरानी, कोई उसका कोई और बड़ा पॉजिटिव काम भी अपना ने बड़ा नहीं पॉजिटिव काम भी किया, नहीं। बड़ी एजाज भाई, चैरिटी काम मैं किया। मैं उनको सिर्फ कहता हूँ, ये बच्चों के रिश्ते करने के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, एक दूसरे इकट्ठे होते हैं, साल में एक दफा नाच गाना होता है, बच्चे बच्चियां इनके आपस में देखते हैं और शादियां रिश्ते करते हैं, इससे ज्यादा इन्फ्लुएंस इनका कोई नहीं। मैं देख चुका हूँ, बल्कि मैं बड़े करीब से, इनका जो इनका सालाना जो शो होता था, मैं उसको फाइनेंस करता रहा हूँ, इनका स्पॉन्सर रहा हूँ मैं उनका। लेकिन अफसोस के साथ हमारे लोअर मिडिल क्लास से जो डॉक्टर आते हैं, उनकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है? बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, दैट्स इट। उसके बाद कई अपने आप को पाकिस्तानी कहलवाना भी पसंद नहीं करते। आई हैव सीन देम वेरी क्लोजली। मुझे भी 35 साल हो गए यहाँ पे। आई हैव बीन सीइंग देम। आज तक, आज की डेट तक, कोई भी पाकिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट एबल टू गेन एनी इन्फ्लुएंस इन अमेरिकन पॉलिटिकल स्टेज। अफसोस के साथ, अफसोस के साथ। अच्छा, आपने जितनी बातें की है पाकिस्तान के हवाले से भी और अमेरिका में मौजूद पाकिस्तानियों के हवाले से, ये बड़ी मायूस कुन है। मायूस, मैं खुद मायूस हूं। एक भी मुझे ये छोटी सी बात बताएं कि न्यूयॉर्क के अंदर एक काउंसिलमैन भी नहीं है, एक कांग्रेसमैन नहीं है आपका, और मैं बता रहा हूं कि बांग्लादेशी आपसे ज्यादा स्पीड पर जा रहे हैं, बांग्लादेशी। और दूसरा, सबसे मुझे अगले दिन किसी ने कहा कि यार पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं कहता हूं आप डायस्पोरा वहां से आता है एजाज भाई, आप कितनी इन्वेस्टमेंट करके भेज रहे हैं डायस्पोरा के ऊपर? हमारा डायस्पोरा आता किस तरह? डंकियों पे आता है, यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके आता है। इंडियन डायस्पोरा किस तरह आ रहा है? उनकी एजुकेशन देखे टैलेंट, हाँ बिल्कुल ठीक। तो फिर आप डायस्पोरा से किस तरह एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि ये जाके इंडियन डायस्पोरा जो है उसको कन्फ्रंट करें आगे से? ये एक पाजल देखें, किसी ने पूछा था भूखे आदमी से, दो उसने कहा 4 रोटियां। तो हम तो गुर्बत की वजह से आते हैं, डंकियां लगा लगा के आ रहे हैं। हम तो अपने पक्के मकान गांव में बनाते हैं, पीछे पजारो लेते हैं, भाई को 2 क्लाशनकोव लेके देते हैं। दैट इज ऑल। दिस इज हमारा ऑब्जेक्टिव, यही है, और क्या है? तो हमें फौरी तौर पे क्या करना चाहिए? तालीम पे तवज्जो देनी होगी आपको। आपके जो 250 250 मिलियन लोग हैं, मैं मिन्नत करना चाहता हूं आपके इस प्रोग्राम के हवाले से कि उनके बच्चों को मैथ और इंग्लिश पढ़े, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाएं। खुदारा उनको जिहाद की तरफ ना लेकर जाएं, उनकी मिन्नत करें कि हर एक के हाथ में स्मार्टफोन है, इनको मैथ और इंग्लिश पढ़ाओ। ये सुबह शाम इनको जिहाद के टीके लगा लगा के आपने जो इनके साथ कर रहे हो, ये जुल्म कर रहे हो इनके साथ। और एक और बात बताता हूं, मुझे आप ही के साथ गिला नहीं है। 1.9 बिलियन मुसलमान है, आप सारे गुस्से में, हर वक्त गुस्से में। यू हैव बिकम अ नॉन वर्केबल कम्युनिटी। आप मिडिल ग्राउंड पे आके लोगों से डील क्यों नहीं करते? 76 साल पहले आपने ये थ्योरी दी थी, 2 नेशन थ्योरी, उसी पे स्टक रहना है आपने। इससे आगे नहीं आप ग्रो करना चाहते। आप नफरतों के दरवाजे नफरतों के साथ दरवाजे बंद करके अपना नुकसान कर रहे हैं, आप किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। खुदा रा मेरी एक मिन्नत है, बच्चों को इंग्लिश और मैथ पढ़ाओ, इनको कंप्यूटर सिखाओ, इनको तरक्की की तरफ लेके जाओ। और जो सियासतदान जिनके पीछे आप पागल होते फिर रहे हैं, उनके सब के बच्चे लंदन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं, और आपको वो कहते हैं ये सियासत नहीं, ये जिहाद है। खुदा दा ना, कोई अकल नु हाथ लाओ, मेरी ये मिन्नत है, हम्बल रिक्वेस्ट। साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़ी दिल की बातें की। मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने बड़ा टाइम दिया।